नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक ससुराल में लड़ झगड़ कर ननद पहुंची अपने मायके, तो भाभीियों ने किया ऐसा स्वागत कि ननद के पैरों तले जमीन खिसक गई। रविवार की सुबह थी, लेकिन नेहा के लिए ये सुबह भी बाकी दिनों की तरह व्यस्त थी। रसोई में काम करते हुए वह सोच रही थी, आज नाश्ता निपटाकर कुछ देर मायके हो आऊंगी। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले। अमित की आवाज ने उसकी सोच भंग कर दी। अरे यार, मेरा तौलिया कहाँ है? कहीं भी रख देती हूँ। नेहा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे जहां तुम्हारे कपड़े ही रखे हैं वही तौलिया भी रखा है, ध्यान से देखिए ना। ठीक है, जल्दी नाश्ता लगा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। नेहा ने झटपट नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तब उसके ससुर मुरारी जी कमरे से बाहर आए। उन्होंने नेहा को आवाज दी, अरे बहू, मेरा चश्मा और अखबार तो ला देना। नेहा ने फटाफट अखबार और चश्मा पकड़ाया। अगर चाय बनी हो तो एक कप चाय दे देना बहू। जी पिताजी, अभी लाती हूँ, कहकर नेहा रसोई घर में वापस आई। तभी सासू माँ की आवाज आई, बहू, पूजा घर में घी खत्म हो गया है, तुमने घी भी नहीं भरा। ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? चाय कप में डालते हुए नेहा बोली, दिमाग से निकल गया था भांजी, अभी रख देती हूँ। वो घी लेकर पूजा घर की ओर भागी। उधर डाइनिंग टेबल पर अमित जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और फोन पर अपने सहकर्मी से बात कर रहा था। नेहा ने पूजा घर में घी रखा और फिर वापस आकर कमरा ठीक करने लगी और फिर तेजी से रसोई की ओर लौट आई। अभी बहुत से काम बाकी जो थे। अमित नाश्ता खत्म कर चुका था और बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। मैं निकल रहा हूं नेहा, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना। अमित एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में फोन पकड़े बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल पर मुरारी जी अखबार में नजरें गड़ाए हुए थे। नेहा ने उनके सामने चाय का कप रखते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपकी चाय। ससुर जी ने बिना सिर उठाए कहा, बहू, आज के अखबार में देखो, सरकार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। अब बताओ, पहले से कितना खर्चा बढ़ गया है। तभी सासू माँ पूजा घर से बाहर निकलते हुए बोली, आपको तो आपके अखबार के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। ऊपर से सबको ये खबरें सुना सुना के बोर करते रहते हो। वापस रसोई में जाती हुई नेहा की एकाएक हंसी छूट गई। मुरारी जी ने अखबार से नजरें हटाकर कटोरी जी को देखा और बोले, अरे भाग्यवान, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। कटोरी जी ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी इन खबरों से घर के काम तो नहीं निपटेंगे ना। नेहा चुपचाप उनकी हंसी ठिठोली को सुनते हुए टेबल पर प्लेट्स रखने लगी। तभी कटोरी जी ने पूछा, बहू, ये सब छोड़, नाश्ते में क्या बनाया है? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, पोहा बनाया है और सोच रही हूँ कि दोपहर में दाल चावल बना लूं। कटोरी जी ने सिर हिलाया, ठीक है ठीक है। नेहा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे मायके भी जाना है, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। सुनते ही कटोरी जी की बोहे तन आई, अरे अभी उस दिन तो मिलकर आई थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, उस दिन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इससे पहले ही कटोरी जी कुछ और कहते। मुरारी जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, अरे क्यों परेशान कर रही हो बहू को, जाने दो ना। कटोरी जी ने एक नजर अपने पति की ओर डाली और फिर भारी मन से बोली, ठीक है, चली जाना, लेकिन जल्दी लौट आना। नेहा के चेहरे पर खुशी छलक आई। उसने तेजी से सबके लिए नाश्ता लगाया और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। मायके जाने की खुशी थी, इसलिए वे सारे काम तेजी से निपटा रही थी। तभी कटोरी जी के फोन की घंटी बजी। उनकी बेटी का फोन था। हाँ बेटी दिया, बता कैसी है तू?
तो रिया ने उत्साहित स्वर में कहा, माँ, हम आज घर आ रहे हैं, खाना भी वही खाएंगे। ये सुनते कटोरी जी की आंखें चमक उठी, खुश होकर बोली, अरे वाह, आजा बेटी, बहुत अच्छा किया। कटोरी जी ने कहा और फोन रखते ही बोली, बहू, जल्दी से रिया की पसंद का खाना बना, आज वह आ रही है। सुनते ही नेहा का चेहरा भुस्सा गया। मायके जाने की सारी खुशी एक पल में काफुर हो गई। ठीक है माँ जी, कहने के अतिरिक्त वे अपनी सासू माँ के आगे कुछ और बोल ही ना सकी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगी। ये रिया का तो रोज का काम है, 4-5 दिन पड़े नहीं कि दमक पड़ती है। खैर, नेहा को तो खाना पकाना ही था। उसने मन मारकर खुद को काम में झोंक दिया। सुबह से बिना रुके काम कर रही थी और अब रिया की पसंद के अनुसार पकवान तैयार करने में जुट गई। दोपहर से पहले ही सारा खाना तैयार हो चुका था। तभी रिया अपने पति और 1.5 साल की बेटी के साथ आ पहुंची। घर में चहल पहल बढ़ गई। कटोरी जी तो अपनी बेटी के पास बैठकर गप्पे मारने लगे और मुरारी जी दामाद से राजनीति और बाजार के हाल पर चर्चा करने लगे। इधर नेहा चक्कर गिन्नी बनी इधर उधर दौड़ती रही। सब लोग खाने की मेज पर आ चुके थे। नेहा ने सबके लिए थाली परोसी, लेकिन रिया ने पहला निवाला लेते ही नाक भौं से कोड़ ली। भाभी, ये क्या? आपने आज भी खाना फीका बना दिया। आपको पता है ना, मुझे मसालेदार और चटपटा खाना पसंद है। इससे पहले कि नेहा बोलती, कटोरी जी बोल पड़ी, कितनी बार कहा है इसे कि खाने में थोड़ा तीखापन हो तो स्वाद बढ़े, पर ये सुने तब ना। लेकिन तू फिक्र मत कर, कुछ ही दिनों में तेरे छोटे भाई रोहित की शादी होने वाली है और तेरी छोटी भाभी दीना ने तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है रीना। इस पर रिया खुशी से बोली, हाँ मम्मी, फिर तो जब भी आऊंगी रीना के हाथ का बना खाना ही खाऊंगी, पर अभी तो इसी खाने से गुजारा करना पड़ेगा ना। नेहा चुपचाप ये सब सुन रही थी, लेकिन मुरारी जी ये सब सुनकर चुप ना रह सकी। उन्होंने थाली से कौर उठाते हुए कहा, अरे, एक तो बेचारी सुबह से एक टांग पर खड़ी है, सारे घर के काम कर रही है, ऊपर से तुम खाने में मीन मेघ निकालने में लगे हुए हो। कटोरी जी ने तुरंत पति की ओर देखते हुए कहा, आप तो बहू को बस सिर पर चढ़ाए रखते हैं, अगर गलती की है तो बताने में क्या हर्ज है। नेहा चुपचाप रसोई में अपना काम करने लगी। अरे, अब इन बातों की आदत सी हो गई थी, इसलिए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस अपने काम में लगी रहती थी। शाम होने लगी थी। रसोई में बर्तन साफ करती नेहा ने घड़ी की ओर देखा। अगर रिया ना आती तो शायद इस वक्त वह अपने मायके में होती, अपनी माँ की गोद में सिर रख थोड़ा सुकून पा रही होती। नेहा सोच रही थी, तभी कटोरी जी की आवाज आई, बहू, एक काम कर, रात का खाना अभी बना ले, रिया को भी टिफिन में पैक करके दे देंगे। अब बेचारी वहां जाकर खाना बनाएगी क्या? नेहा पल भर को ठिठक गई। दोपहर में जिन्होंने उसके खाने में 100 कमियां निकाली थी, अब वही खाना पैक करके देने की बात कर रही थी। लेकिन नेहा ने बिना कोई जवाब दिए गैस चलाकर दाल चढ़ा दी और रोटियां सेकने लगी। दोपहर की सब्जी बची थी, सब पैक करके वह थोड़ी ही देर में ले आए। नेहा को अपनी ननद का बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं था। सासू माँ बेटी के आती उसकी चारों ओर घूमने लगती। ससुर जी दामाद के साथ बैठकर घंटों बातें करते। इस सबके बीच अगर कोई बिना रुके काम करता था तो वह थी नेहा। लेकिन मैं जानती थी कि अगर उसने इस बारे में जरा भी कुछ कहा तो उसकी सासू माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और घर में कलेश मच जाएगा। घर की इकलौती बहू होने के कारण सारा काम उसी पर आ जाता था। पति अमित की नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था और देवर रोहित भी दिल्ली में नौकरी कर रहा था। घर की सारी जिम्मेदारियां नेहा के कंधों पर ही, लेकिन उसे
एक उम्मीद थी। उसके बेबस रोहित की मंगनी हो चुकी थी और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी। नेहा को लगता था कि जब उसकी देवरानी इस घर में आ जाएगी तो शायद काम का बोझ कुछ कम हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए थे। आज नेहा घर की साफ सफाई में जुटी थी। सफाई का काम ज्यादा था, इसलिए उसने सब्जी काटने के लिए अपनी सासू माँ को दे दी। कटोरी जी अभी सब्जी काटने बैठी ही थी तो उनका मोबाइल बज उठा। उन्होंने जल्दी से हाथ पहुंचे और फोन उठाया। हाँ रिया बेटी, कैसी है तू? क्या तुम अकेली आ रही हो? दामाद जी कहाँ हैं? वह क्यों नहीं आए? दूसरी ओर से ना जाने रिया ने क्या कहा कि कटोरी जी की बहुत अन गई। उनका स्वर थोड़ा तेज हो गया। अरे लेकिन उससे लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? ऐसे बिना सोचे समझे घर छोड़कर कोई आता है क्या? कटोरी जी अब चिंतित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अमित को आवाज लगाई। अमित बेटा, ये बस स्टैंड पर खड़ी है, तुम जाकर उसे ले आओ। अमित अपने कमरे से बाहर आया और चौंक कर बोला, लेकिन माँ वो अकेली आई है, जीजा जी क्यों नहीं आए? कटोरी जी ने फोन बंद करते हुए लंबी सांस ली और बोली, ना जाने इस लड़की का क्या होगा, शायद झगड़ा करके आई है अपने पति से। तुम पहले उसे ले आओ, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अमित गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। नेहा समझ गई थी अब घर का माहौल बदलने वाला है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। अमित रिया और उसकी बेटी को लेकर घर आ चुका था। रिया के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर ही भीतर मायके आने का संतोष भी था। कटोरी जी बेटी को देखते ही बोली, आ गई तू? चल अंदर आ, कितनी परेशान लग रही है। मुरारे जी ने गंभीर स्वर में पूछा। बेटी आखिर हुआ क्या? इस तरह अचानक क्यों आ गई? रिया झुंझुलाकर बोली, क्या बताओ, मेरे तो सुनता ही नहीं है कोई। कब से कह रही थी कि मुझे कुछ दिन मायके रहने जाना है, लेकिन हर बार अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर मुझे रोक लेती थी। बस अपनी माँ की सुनते हैं, किसी और की नहीं। इसी बात पर आज सुबह घर में झगड़ा हो गया। गुस्से में मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। थोड़े दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। मुरारी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी ये ठीक नहीं है। अब तुम खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर आना सही नहीं है बेटा। लेकिन रिया बोली, पिताजी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी हुई है तो किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। जब मन करेगा तब अपने मायके आऊंगी। वैसे तो ये लोग रहने नहीं देते, और जब झगड़ा हो ही गया है तो कम से कम 1 महीने तो रुकूंगी। मुरारी जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कटोरी जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अरे छोड़िए जी, अगर बेटी आई है तो उसे आराम से रहने दीजिए। अपने आप जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दामाद जी आकर ले जाएंगे। वैसे भी बेटे के बिना उनका दिल नहीं लगेगा। फिर उन्होंने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, नेहा बहू, रिया का बेड अंदर रख दो और इसके लिए कुछ खाने को लिया। बेचारी परेशान होकर आई है। नेहा ने सिर झुकाकर जी बाजी कहा और बैग उठाकर अंदर ले गई। नेहा चुपचाप किचन में गई, एक गिलास पानी भरा और अनंत के सामने रख दिया। रिया ने अनमने ढंग से पानी का गिलास उठाया ही था कि कटोरी जी फिर से बोल पड़ी, अरे बहू, सिर्फ पानी लाकर रख दिया, चाय नहीं बना सकती थी क्या? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। नेहा ने बिना कोई जवाब दिए फिर से किचन की तरफ रुख किया। उसने गैस चलाई और चाय बनाने रखी, लेकिन फिर वहीं स्टूल पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की से? इस लड़की से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। लड़ाई उनके घर होती है और परेशानी मुझ पर पड़ जाती है। जब देखो मायके चली आती है। बाकी सबका तो नहीं मालूम, पर मेरे सिर पर तो आफत ही आ जाती है। किचन में बैठी नेहा मन ही मन बड़बड़ा जाती थी। बाहर से फिर आवाज आई, बहू अभी तक चाय नहीं आई?
नेहा तुरंत उठी, जल्दी जल्दी चाय बनाकर प्याली में छानी और चाय लेकर बाहर आई और रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो रिया, चाय ले लो। रिया ने चाय की प्याली उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर नाखुशी छलक रही थी। उसने कप को मेज पर रखते तो नकर कहा, अच्छा, आज मैं अकेली आई हूं तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहती, सिर्फ चाय लेकर भटक दी। चाय के साथ खाने को कुछ नहीं ला सकती थी। नेहा के कदम ठिठक गई। अभी वह कुछ बोलती उससे पहले कटोरी जी बोल पड़ी, अरे बहू, तुम भी हद करती हो, चाय के साथ कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाई? नेहा अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीरे से बोली, अभी लाती हूँ माँ जी। वह तुरंत किचन में गई और ट्रे में बिस्किट और चिप्स रखकर ले आई। इसके बाद वह बिना कुछ बोले अपने बाकी के काम में लगी। रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी माँ की ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, मम्मी, लगता है भाभी को मेरा काम करने में कुछ दिक्कत होती है, शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। कटोरी जी ने तुरंत बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं, तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रिया ने भोज सिकोड़ कर कहा, अच्छा मम्मी, वैसे आपकी सब्जी क्यों काट रही है? गैस भराने से काम नहीं होता जो आपको काम पर लगा दिया? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, घर में रहते हुए थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही पड़ता है। तभी रिया की बेटी नींद से जागी और रोने लगी। कटोरी जी तेज आवाज में बोली, अरे नेहा, गुड़िया को भूख लगी है, इसके लिए दूध गर्म कर दो और इसकी बोतल उबाल कर उसमें दूध डाल देना। तभी मुरारी जी कमरे से बाहर निकली। उन्होंने ये सब देखा तो नाराजगी भरे स्वर में बोली, कटोरी, क्यों दिन भर बहू के सिर पर चढ़ी रहती हो? खुद उठ नहीं सकती तो कम से कम अपनी बेटी से कह दो कि अपना काम तो खुद कर ले। कटोरी जी भौं चढ़ाते हुए बोले, आप कमरे में जाइए और टीवी पर कथा चलाकर सुन लीजिए, मेरे काम में दखल मत दो। मुरारी जी ने एक गहरी सांस ली और रिया की ओर देखते हुए बोले, बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहिए। रिया गुस्से से बोली, क्यों पिताजी, आप हमेशा मुझे ही अपना व्यवहार बदलने को क्यों कहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे व्यवहार पर उंगली उठा रहे हैं? मुरारी जी शांत स्वर में समझाने लगे, देख बेटी, तू अपने पति से लड़कर मायके आई है और वहां से अब तक एक फोन तक नहीं आया, क्या ये चिंता की बात नहीं है? रिया ने गुस्से में जवाब दिया, आपको तो हमेशा बस उनकी चिंता रहती है, मेरी कोई परवाह है ही नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी, मैं सोने जा रही, कहते हुए रिया पैर पटकते हुए गुस्से में कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुरारी जी ने भारी मन से कटोरी जी की ओर देखा, समझा लो इसे कटोरी, जब देखो बस अपने ही बारे में सोचती है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर बात पर रूठ कर मायके चले आना सही नहीं है। अजी आप भी बस हर बात पे लेक्चर देने लगते हैं। बेटी मायके आई है, थोड़ा आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कटोरी जी ने कहा तो मुरारी जी नाराजगी में सिर हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चले गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। नेहा रोज की तरह अपने काम में लगी रहती, जबकि रिया बिना किसी चिंता के आराम फरमा रही थी। एक दिन नेहा अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, हेलो माँ। दूसरी ओर से नेहा की माँ की हल्की शिकायत भरी आवाज आई, क्या बेटी, कितने दिन हो गए, तेरा चेहरा देखने को तरस गई हूं, तेरी नस गई नहीं? अभी तक नेहा ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, माँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कहती जब तक उसका पति माफी नहीं मांगेगा तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से जाने वाली है। नेहा की माँ को चिंता होने लगी, तो फिर तू मायके आ जा, तेरा भी मन बहल जाएगा। नेहा हल्की सी हंसी और बोली,
कल मैंने सासू माँ से मायके जाने की बात की तो वह गुस्से से बोली, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। अब इन्हें कौन समझाए कि परेशानी सिर्फ हमारे लिए है, रिया के लिए तो नहीं। वह तो बहुत खुश है, ससुराल से आजाद जो हो चुकी है। अब तो रोज देर रात तक टीवी पर फिल्में देखती है और सुबह 11 बजे से पहले उठती ही नहीं है। नेहा की माँ ने गहरी सांस ली। चल कोई बात नहीं बेटा, बस तो अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी चिंता रहती है। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आप चिंता मत करो माँ, बस अपना ख्याल रखो। फोन रखकर नेहा ने घड़ी की ओर देखा। ओह, लंच बनाने का टाइम हो रहा है। उसे जल्दी से अपने बालों को संवारते हुए रसोई की ओर बढ़ने का सोचा ही था कि तभी रिया की आवाज आई, भाभी मुझे चाय बनाकर दे दो। उठ गई महारानी। नेहा बड़बड़ाने लगी और रिया के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। रिया के उठने के बाद कटोरी जी तुरंत उसके कमरे में चली गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुझे तो मालूम है कि अगले महीने तेरे छोटे भाई रोहित की शादी है। अब तो इस तरह मायके आकर बैठी, हम तेरे ससुराल वालों को किस मुंह से काट देने जाए। पिया तके के सहारे बैठ गई और बेपरवाही से बोली, जाने की क्या जरूरत है, कोरियर से भेज दो और फोन करके बुलावा दे देना। अगर आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी। कटोरी जी थोड़ा असहज हुई और बोली, बेटा ऐसा नहीं होता, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर तेरे ससुराल वाले नहीं आए तो लोगों को क्या कहेंगे। इससे पहले कि कटोरी जी अपनी बात पूरी कर पाते, रिया छिड़कर बोली, बस मम्मी, इस बारे में मुझसे कोई बहस मत करो। 1 महीने में उन लोगों ने एक बार भी फोन नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी कोई परवाह भी है। तभी नेहा कमरे में चाय लेकर आई। उसने माँ बेटे की बातचीत के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे चाय की ट्रे मेज पर रख दी। कटोरी जी ने एक नजर नेहा पर डाली और फिर बात बदलते हुए रिया से बोली, चाय पी ले, फिर नाश्ता कर लेना। नेहा एक पल वहां रुकी, फिर चुपचाप वहां से चलती बनी। जैसे ही नेहा कमरे से बाहर निकली, रिया ने चाय का घूंट लेते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मम्मी बस एक बात कहूं, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई है। देखो तो आजकल सर पर पल्लू तक नहीं रखती। कटोरी जी ने गहरी सांस ली और हल्के झुंझलाहट के साथ बोली, क्या करूं बेटी, तेरे पापा ने इसे ज्यादा छूट दे रखी है, हमेशा इसकी तरफदारी करते रहते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी नेहा ये सब सुन रही थी। उसका मन एक अजीब से दर्द से भर गया। रिया की बातें सुनकर नेहा का मन तो हुआ कि अभी जाकर कह दे, पूरा दिन रसोई की गर्मी और पसीने में टपकते हुए सर पर पल्लू रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, अगर मैं कुछ कहूंगी तो उल्टा मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। वह जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं समझेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को शांत किया और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को जब अमित घर लौटा तो नेहा ने उससे बात करने का फैसला किया। जैसे ही अमित ने अपना बैग रखा, नेहा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमित ने चौंक कर नेहा की तरफ देखा। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नेहा ने बिना रुके कहना शुरू किया, आपकी बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक नौकरानी हूं, और इतना करने के बावजूद फिर माँ जी के कान भरती रहती है। मुझे हर वक्त गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है। अमित ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा फिर से वही बात। नेहा को अमित की लापरवाही पर और गुस्सा आई। वे थोड़ा तेज स्वर में बोले, देखिए मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी इज्जत चाहिए। अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। या तो आप दीदी को समझाइए कि मम्मी से बात कीजिए, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, नेहा
तुम चिंता मत करो, रोहित की शादी में जब रिया के ससुराल वाले आएंगे तो जीजा जी से मिलकर उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। अमित की बात सुनकर नेहा चुप हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार रोहित की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी, मेहमानों की चहल पहल थी। शादी के दिन रिया की नजर भीड़ में अपने सास ससुर और पति को तलाश कर रही थी, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आखिरकार कटोरी जी भी चिंतित हो उठी और मुरारी जी से बोली, आपने तो उनसे बात की थी ना, फिर वे क्यों नहीं आए? मुरारी जी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारी बात करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है कटोरी? जब उनकी बहू रिया, जिसके कारण उन लोगों का हमसे रिश्ता था, वह उनके साथ नहीं है तो वह शादी में आकर क्या कर दे? इसके बाद तो रिया ने तय कर लिया कि अब वह इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और वकील को फोन करके डाइवोर्स पेपर्स तैयार करने को कह दी। रोहित की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और नई बहू रीना अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। रीना एक पढ़ी लिखी, समझदार और जमाने के साथ चलने वाली लड़की थी, लेकिन अपने संस्कारों से भी गहरे जुड़ी हुई थी। वह नेहा को घर के सारे काम करते देखती तो बिना कुछ कहे खुद भी हाथ बटाने लग जाती। उसने एक बात गौर किया कि नेहा पूरे घर के कामों में जुटी रहती, जबकि रिया बस बैठकर आदेश देती रहती। शादी के एक हफ्ते बाद भी रिया ने अपने ससुराल वापस जाने की कोई इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन नई नई शादी के कारण रीना ने इस मामले में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। आज सुबह नेहा घर के सारे कामों से निपटा कर कपड़े धोने बैठी थी। शादी की भाग दौड़ के कारण कपड़े धोने का समय नहीं मिल पाया था, तो अब कपड़े धोने की मशीन लगा ली। कपड़ों का ढेर लगा देखकर रीना तुरंत उसके पास आ गई। भाभी, इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे धोगी? मैं साथ में धुलवा देती हूँ, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं रीना, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है। रीना हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, इतना कपड़े धोते धोते आप थक जाएंगी और साथ साथ काम करेंगे तो थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। आज घर में पहली बार किसी ने नेहा के आराम की फिक्र की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रीना ने कपड़े उठाकर मशीन में डालने शुरू ही किए थे कि उसकी नजर पास में रखे कुछ छोटे छोटे गंदे कपड़ों पर पड़ी। कपड़ों से बदबू आ रही थी। भाभी, ये कपड़े भी आप धोएंगी? रिया ने थोड़ी हैरानी से पूछा, फिर बोली, लेकिन ये तो रिया दीदी की गुड़िया के सोसू पोटी वाले कपड़े। नेहा हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़बड़ाहट थी और बोली, अब तो आदत हो गई है। रीना ने उत्सुकता से पूछा, आदत मतलब? नेहा कुछ देर चुप रही, लेकिन रीना के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिल का सारा गुबार हल्का कर दिया और सारी बात साफ साफ बता दी। ये सुनकर रीना बहुत हैरान रह गई। रीना चौंक गई। मतलब दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएंगी? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, और जाने का उनका कोई इरादा भी नहीं दिखता। अब तो बात तलाक तक पहुंच गई है। रीना को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने नेहा के चेहरे को ध्यान से देखा। उसमें दर्द और थकान साफ झलक रही थी। आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको इस अन्याय का विरोध करना चाहिए। चुपचाप सब कुछ सहन क्यों कर रही हैं? नेहा ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। फिर धीमे स्वर में बोली, क्या कर रही ना? यहाँ बोलने कहाँ दिया जाता है? बोलने से पहले चुप करवा दिया जाता है। जब भी मैंने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो सासू माँ ने कहा कि बेटी मायके आई है, उसे परेशान मत करो। और अमित ने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रीना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हमेशा चुप रहेंगी भाभी? जरूरत से ज्यादा सहने से लोग
आपका फायदा ही उठाएंगे। रीना और नेहा कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी कि तभी कटोरी जी की तेज आवाज आई। रीना बहू, अरे कहाँ चली गई? रीना ने जल्दी से हाथ धोते हुए जवाब दिया। जी माँ जी, मैं यही हूँ, भाभी की मदद कर रही थी। तभी कटोरी जी के साथ साथ रिया भी वहां पहुंच गई। अरे रीना बहू, तुम्हारे पास पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, कटोरी जी ने आदेश भरे स्वर में कहा। रीना हाथ झाड़ते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, पहले मैं यहाँ का काम निपटा लूं, फिर रसोई में आ जाऊंगी। रिया ने बीच में टोक दिया। अरे कपड़े धोने का काम तो नेहा भाभी कर लेंगी, उन्हें आदत है, तुम जल्दी से रसोई में चलो। कहते हुए रिया ने बड़े हक से रीना का हाथ पकड़कर खींचा और उसे रसोई की ओर ले जाने लगी। रसोई में पहुंचते कटोरी जी ने एक और फरमान सुना दिया। अच्छा बहू, हलवा बनाने के साथ साथ आज का खाना भी तुम ही बनाओ। रिया का कुछ स्पेशल खाने का दिल? रीना ने बिना किसी शिकायत के सिर झुका दिया। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद जब खाना बनकर डाइनिंग टेबल पर लगा तो पूरे घर में एक खुशबू फैल गई। वाह, क्या खुशबू है! पहला निवाला लेती ही रिया बोली। रीना, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे आगे तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। जब कटोरी जी और बाकी घर वालों ने भी खाना खाना शुरू किया तो सबने रीना के स्वाद की तारीफ की, लेकिन तभी रिया के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे पूरा माहौल बदल गया। उफ, इतने दिनों से नेहा भाभी के बेस्वाद खाने से परेशान हो गई थी, आज कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। नेहा, जो चुपचाप परोसने में लगी थी, एक पल को ठिठक गई। रीना ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और गहरी सांस ली, फिर बेहद शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, वैसे दीदी, मैंने भी नेहा भाभी के हाथों का खाना खाया है और मुझे तो वह भी बहुत स्वादिष्ट लगा। रिया और कटोरी जी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, रीना ने दूसरा तीर चला दिया। और दीदी, अगर आपको उनके हाथों का खाना पसंद नहीं था तो आप खुद बना लेती। रिया और कटोरी जी के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन रीना अपनी बात कहकर वहां से जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे मुरारी जी ये सारी बातें सुन रहे थे। रीना की बातों से वह मन ही मन संतुष्ट थे। कोई तो आया इस घर में जो इन माँ बेटी का मुंह बंद करवा सके। अगले दिन सुबह नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सिर भारी था, बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर रोज की तरह अपने काम निपटा रही थी कि रीना ने उसे रोक दिया। भाभी, आप आराम कीजिए, यह मैं सब संभाल लूंगी, नेहा ने हिचकते हुए कहा। लेकिन रीना, इतने सारे काम है। रीना ने प्यार से नेहा का हाथ थामा और कहा, भाभी आप दिन भर के काम में खुद को खपा देती है और अपना ख्याल नहीं रखती, ऐसे में तबीयत तो खराब होनी ही थी। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब देख लूंगी। नेहा कुछ बोल नहीं पाई। पहली बार उसे लगा कि कोई इसकी परवाह कर रहा है। नेहा आराम करने चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे। रिया आखिरकार नींद से जागी और बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा, शायद नेहा को ढूंढ रही थी। जब वह कहीं नहीं दिखी तो उसने रीना को सामने देखा और कहने लगी, रीना, मेरे लिए कप चाय बना दो, और हाँ, इलायची डालकर कड़क चाय बनाना, सिर बहुत भारी हो रहा है। गुड़िया के कपड़े भी रखे धोने के लिए, चाय बनाकर वह भी धो देना। रीना ने कपड़े तय करते हुए बिना एक पल गवाए तपाक से जवाब दिया, दीदी गुड़िया के गंदे कपड़े तो मैं नहीं धो सकती, आपकी बेटी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, और अगर इतना ही सर दर्द हो रहा है तो आइंदा रात को 3 बजे तक टीवी देखने की बजाय अपनी नींद पूरी कर लीजिए। हीरा हैरान रह गई। हीरा ने आगे कहा, और जहां तक रही चाय बनाने की बात, तो वह आप खुद भी बना सकती है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। ये कहकर रीना अपने कमरे में चली गई। रीना के इतने कहने भर से ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा भाभी ने तो आज तक मुझे कभी जवाब नहीं दिया था, और ये कल की आई लड़की मेरे सामने जवान लड़ाती है। रिया का गुस्से से चेहरा तमतमा उठा।
अपनी बात खत्म करके रीना ने पास रखा गिलास भरा और अपनी जेठानी नेहा के लिए दवाई लेकर उससे कमरे में गई। तो नेहा बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो रीना ने कहा, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रिया दीदी मुझे चाय बनाने को कह रही थी, तो मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अगर चाय पीनी है तो आप खुद बना लो। रीना की ये बात सुनकर नेहा हैरान रह गई। क्या तुमने मना कर दिया? तो रीना बोली, और नहीं तो क्या, इन लोगों की गुलामी नहीं कर सकती मैं। जो गलत लगेगा उस पर तो बोलना ही पड़ेगा। नेहा चिंता में पड़ गई। फिर रीना बोली, अरे भाभी आप टेंशन मत लो, आप देखना मैं कैसे सीधा करती हूँ उसे। एक हफ्ते के अंदर अंदर दीदी को उनकी ससुराल ना भेजा तो मेरा नाम भी रीना नहीं। हीरा के जवाब ने रिया को अंदर तक झकझोर दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में कोई उसे पलटकर जवाब भी दे सकता है। मैं गुस्से में पैर पटकती हुई कटोरी जी के पास गई और झुंझुलाकर बोली, माँ आपकी नई बहू तो हद ही पार कर रही है। मुझसे इस तरह से बात कर रही है जैसे मैं इस घर की मेहमान हूं और वह मालकिन। लेकिन हुआ क्या? कटोरी जी ने पूछा। माँ मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा सिर भारी हो रहा है, इसलिए चाय बना दो। लेकिन वह जवाब देते हुए बोली, जिसको जो चाहिए खुद आकर बना ले। मैं पूछती हूँ कहाँ की महारानी है वह? तो कटोरी जी बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? तू फिक्र मत कर, एक हफ्ता हुआ नहीं कि मेरी बेटी को उल्टे जवाब देने लगी, उसे तो मैं देख लूंगी। कटोरी जी ने तुरंत आवाज लगाई, रीना बहू जरा यहाँ आओ। रीना बेफिक्री से आई और बोली, जी माँ जी, कुछ काम था? कटोरी जी ने कड़वी आवाज में कहा, तू रिया से इस तरह बात कर रही थी? ये कोई तरीका है बात करने का? रीना बिना डरे बोली, माँ जी मैंने तो बस वही कहा जो सच था। दीदी को अगर चाय चाहिए थी तो वह खुद बना सकती थी। और बात सिर्फ चाय की नहीं थी, पर तो मुझे गुड़िया के कपड़े धोने को भी कह रही थी। मैं क्यों उनकी बेटी के गंदे कपड़े धोती? ये काम दीदी को खुद क्यों नहीं कर सकती वो? रिया तिलमिला उठी, तो क्या अब तू हमें सिखाएगी कि क्या करना चाहिए? रिया ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, सिखाना तो पड़ेगा दीदी, आपको दूसरी से काम करवाने की आदत जो पड़ गई है। नेहा जो ये सब सुन रही थी कमरे से बाहर आई। कटोरी जी ने उसे देखते ही कहा, लो नेहा बहू भी आ गई, तुम ही समझाओ इसे। बहू क्या ये सही कर रही है? नेहा ने अपनी सास की ओर देखा, फिर रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कर रही है, इसमें गलत क्या है रिया? और कटोरी जी सन्न रह गई। नेहा ने आगे कहा, रिया कि घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। बहुएं हैं इस घर की, नौकरानी नहीं। इस घर में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जहां रहना है तो काम भी करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वह बहू हो या बेटी। कटोरी जी ने पहली बार नेहा की आंखों में आत्मविश्वास देखा। फिर रीना बोली, और माँ जी अगर रिया दीदी तलाक लेकर मायके में रहने के बारे में सोच रही है तो शौक से रह सकती हैं तलाक, लेकिन उसके बाद आप मुझसे और नेहा भाभी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में निकल गई। अपने सामने अपनी बहू को इस तरह बोलते देख कटोरी जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। तभी रिया बोली, देखा मम्मी किसी जवाब देकर गई है आपके सामने। कटोरी जी बोली, आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने बोले तक की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी दोनों बहुएं मुझे सुनाकर चली गई। ये सब सुनकर रिया की आंखों में धधक रही क्रोध की ज्वाला अचानक आंसू में तब्दील हो गई। मुरारी जी जो चुपचाप ये सब देख रहे थे बोले, बेटी तेरी भाभी का कोई कसूर नहीं है, तुझे खुद ही सोचना चाहिए। अगर कल को तेरी ननद तेरे घर में आकर बैठ जाए और तुझ पर हुक्म चलाए, अपनी माँ को तेरे खिलाफ भड़काए, तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी? तुझ पर क्या बीतेगी? तेरा ससुराल ही तेरा घर है, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। तो कटोरी जी बोली, देखो बेटे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर मायके आ जाना
और रिश्ता खत्म करने के बारे में फैसला ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी एक बेटी है, अब उसके भविष्य के बारे में सोच और अपने ससुराल राजी खुशी से जा। मैं तेरे साथ चलती हूँ तुझे छोड़ने के लिए। हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, अब मैं और ज्यादा यहाँ तक नहीं रुक सकती। कहती हुई रिया अपने कपड़े पैक करने लगी। रिया को अपना सामान समेटते देख नेहा और रिना ने एक गहरी सांस ली। करीब 2 घंटे के बाद कटोरी जी अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस आ गए तो मुरारी जी बोली, कटोरी, आज तुमने रिया को समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर बहुत समझदारी का काम किया है। लेकिन यदि ये काम उसी दिन किया होता जिस दिन मैं झगड़ा करके यहाँ आई थी तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।